हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू अनुराग खेलिया यूट्यूब चैनल। और आज हम आपके लिए लेके आए न्यूज़पेपर एनालिसिस 9 सितंबर का। 9 सितंबर की जो पहली खबर है हमारी, वो उपराष्ट्रपति चुनाव से है। हमारे पूर्व उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ जी ने 21 जुलाई को रेजिग्नेशन दे दिया था और उसके बाद हमारा जो इलेक्शन कमीशन है उसने यहाँ पर अधिसूचना जारी करती थी कब इलेक्शन होने वाला। आज 9 सितंबर है और आज हमारे जो एमपीज हैं यहाँ पर वोट डालने वाले हैं और आज हमें पता चल जाएगा कि कौन होगा हमारा अगला उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति पद के लिए यहाँ पर दो दावेदार हैं और मेनली दो ब्लॉक हैं हमारे पार्लियामेंट के अंदर। पहला है एनडीए जो सरकार का घटक दल है, नेशनल डेमोक्रेटिक अलायंस, और उन्होंने यहाँ पर कैंडिडेट बनाया है सीपी राधाकृष्णन को, जो फॉर्मर आरएसएस बैकग्राउंड से हैं, बीजेपी के रहे और इस समय महाराष्ट्र के गवर्नर हैं। इससे पहले झारखंड के गवर्नर भी रहे। वो 2 बार मेंबर ऑफ पार्लियामेंट भी रहे हैं तमिलनाडु से। वहीं पर जो दूसरे कैंडिडेट जो इंडिया ब्लॉक के हैं वो हैं बी सुदर्शन रेड्डी, और बी सुदर्शन रेड्डी हैं एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज जो लगभग 4.5 साल तक सुप्रीम कोर्ट के जज रहे हैं। और यहाँ पर जो इंडिया ब्लॉक है उन्होंने यहाँ पर अपना कैंडिडेट उनको बनाया। अब जब इलेक्शन होने वाला है तो इलेक्शन के मामले में जो सबसे इंपॉर्टेंट रहता है वो रहता है नंबर गेम। अभी जो है वो 781 जो मेंबर हैं वो है और ये सारे के सारे वोट डालने वाले। आज हिंदू के अंदर में पूरा एनालिसिस आ रखा है और एक और डेवलपमेंट जो हुई है जहां पर 3 पार्टीज ने कहा है कि वो एब्सटेन करेंगे, वो वोटिंग ही नहीं करने वाली हैं वाइस प्रेसिडेंट के इलेक्शन के अंदर में, जहां पर बीजेडी, बीआरएस और अकाली दल है। वो क्यों कर रही है इसको भी डिस्कस करेंगे। लेकिन सबसे पहले देखते हैं कि 781 वोट पड़ने वाले हैं और यहां पर सीपी राधाकृष्णन और सुदर्शन रेड्डी, इनको कितने वोट मिल सकते हैं। सबसे पहले जो एनडीए है, एनडीए के पास 419 मत हैं और 419 मत के साथ साथ यहां पर अदर्स ने 11 जो है वो वोट डालेंगे। वो इस पक्ष में है कि सीपी राधाकृष्णन जो है वो बनने चाहिए। एक इंडिपेंडेंट और एक इंडिया घटक दल का जो एक एमपी है वो भी यहां पर सीपी राधाकृष्णन को वोट डालेगा। तो टोटल वोट जो है जो अभी तक पक्ष में आने वाली है वो है 432। वहीं पर जो इंडिया ब्लॉक और जितने भी जो लोग जो एस सुदर्शन रेड्डी को यहां पर वोट डालना चाहते हैं उनका जो नंबर अभी तक आ रहा है वो आ रहा है 324। अब मैंने आपको बताया कि 3 पार्टीज ने यह कहा है कि वो यहां पर वोट नहीं डालेंगी, तो एब्सटेन करने वाले इस समय तक 12 हैं और 13 एमपी ऐसे हैं उन्होंने अभी तक नहीं बताया है वो किसको वोट डालेंगे। यहां पर अगर हम नंबर गेम देखें तो सीपी राधाकृष्णन और जो सुदर्शन रेड्डी हैं उनके बीच में जो डिफरेंस आता है वो लगभग 100 वोटों से ज्यादा का है। तो यहां पर सीपी राधाकृष्णन का जो वाइस प्रेसिडेंट है वो बनना लगभग तय माना जा रहा है। लेकिन यहां पर एक पेज आता है। सबसे पहले तो हम आपके साथ डिस्कस करेंगे कि 3 पार्टियां जो हैं उन्होंने यहां पर वोट डालने से क्यों मना करती है। सबसे पहले आती है जो बीजेडी। बीजेडी ने यहां पर क्या कहा है, जो बीजू जनता दल है उन्होंने कहा कि वो ना तो एनडीए के साथ है और ना ही वो इंडिया घटक दल के साथ है। जो बीजू जनता दल है वो सिर्फ और सिर्फ उड़ीसा के लोगों के लिए काम करना चाहती है और इसीलिए वो यहां पर किसी भी पार्टी के साथ अलाइन ना करके वो यहां पर एब्सटेन करेगी। दूसरा मामला आता है बीआरएस का। जो भारतीय राष्ट्र समिति, जो पहले तेलंगाना राष्ट्र समिति होती थी, यहां पर उन्होंने क्यों एब्सटेन किया। यहां पर उन्होंने कहा कि जिस तरह से तेलंगाना के अंदर में जो कांग्रेस की सरकार चल रही और जिस तरह से एनडीए की सरकार सेंटर के अंदर में चल रही है, यहां पर वो दोनों की दोनों जो सरकारें हैं वो तेलंगाना के अंदर में जो फार्मर्स की जो नीड है उनको फुलफिल नहीं कर पा रही। यूरिया की डिमांड है तेलंगाना के अंदर में और यूरिया की डिमांड को ना स्टेट गवर्नमेंट ना ही सेंट्रल गवर्नमेंट यहां पर फुलफिल कर रही है और इसीलिए वो एब्सटेन कर रही है। तीसरा आता है अकाली दल और अकाली दल ने यहां पर यह कहा है कि जिस तरह से पंजाब के अंदर में अभी फ्लड्स आई हुई हैं और फ्लड्स को मैनेज करने के अंदर में आम आदमी पार्टी और उसके साथ साथ जो एनडीए है यहां पर पूरी तरह से विफल रहा, इसीलिए जो अकाली दल है वो यहां पर वोट नहीं डालेगा। अब ये तो हो गया एब्सटेन की बात। अब इलेक्शन आज होगा और आज के इलेक्शन के अंदर में जो रिजल्ट अब तक जो बताया जा रहा है वो सीपी राधाकृष्णन बनना चाहिए। यहां पर एक इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट आती है और वो हमारी जो पार्लियामेंट को समझने के लिए बहुत इंपॉर्टेंट हो जाती है।
यहां पर मैंने आपको बताया था कि इंडिया घटक दल से जो एक कैंडिडेट है वो सीपी राधाकृष्णन की तरफ वोट डालने वाला। ये जो एमपी हैं उनका नाम है स्वाति मालीवाल, और स्वाति मालीवाल जो है वो आम आदमी पार्टी से हैं, और आम आदमी पार्टी की जो राज्यसभा एमपी है स्वाति मालीवाल, वो अपनी पार्टी लाइन से हटकर यहां पर वोट डालने वाली। तो क्या यहां पर जो अगर स्वाति माल अपनी पार्टी लाइन से हटकर वोट डालेंगी तो क्या उनकी सदस्यता रद्द हो जाएगी? और ये सदस्यता रद्द कैसे होती है, ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, और ये डिसाइड करने वाला है कि फाइनली इलेक्शन किस तरफ जाए। यहां पर मैं आपके लिए एक टर्म लेके आता हूं जिसका नाम है विप। हमारे पार्लियामेंट के अंदर में विप जारी की जाती है हर एक पार्टी के द्वारा। यहां पर जो विप है वो होती है बिल से रिलेटेड। अगर नो कॉन्फिडेंस का मोशन लेके आए हुए हैं, कोई भी बिल है, यहां पर अगर आम आदमी पार्टी ये विप जारी कर देती कि आपको इस बिल के पक्ष में या विपक्ष में वोट डालना है, और स्वाति मालीवाल अगर अपनी पार्टी लाइन से हटकर किसी पर्टिकुलर मुद्दे के ऊपर में अगर वोट डालती तो उनकी सदस्यता जो है वो रद्द हो सकती। लेकिन प्रेसिडेंट इलेक्शन और वाइस प्रेसिडेंट इलेक्शन के अंदर में यहां पर ये जो चीज है वो अलग हो जाती है। यहां पर जो भी एमपी है वो अपने विवेक से यहां पर वोट डालता है। यहां पर जो पार्टी लाइन विप है वो जारी नहीं कर सकती है, और इस अगर कोई भी जो एमपी वो यहां पर अपने विवेक का इस्तेमाल करते हुए वोटिंग करता है तो यहां पर पार्टी उसको नहीं निकाल सकती है। ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट चीज है। यहां पर जो इंडिया ब्लॉक है वो चाहता है कि जो एनडीए के बहुत सारे जो घटक दल है वो अपनी अंतरात्मा की आवाज सुने और यहां पर सुदर्शन रेड्डी को वोट करें। ये उनकी डिमांड है, ये वो चाहते हैं। यहां पर शिवसेना, उद्धव ग्रुप, कांग्रेस पार्टी, ये सबके सबने यहां पर अर्ज किया है कि आप सुदर्शन रेड्डी को यहां पर वोट कीजिए और उससे हमारी जो डेमोक्रेटिक प्रोसेस है वो यहां पर अच्छी हो सकती है। तो इसीलिए यहां पर आज का जो इलेक्शन है वो इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहां पर व्हिप जारी नहीं कर सकते। आज अब इलेक्शन होगा और इलेक्शन का रिजल्ट क्या रहेगा वो हम आपके लिए आएंगे। अभी आपको ये जो पूरी प्रोसेस है ये पूरी तरह से आपको समझ में आ गई। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो सुप्रीम कोर्ट से आई, और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में एक पिटीशन लगाई गई थी ऑपोजिशन पार्टीज के द्वारा, जिसके अंदर में कांग्रेस, आरजेडी, यहां तक कि शिवसेना, उद्धव ग्रुप, एनसीपी, तृणमूल कांग्रेस और उसके अलावा कई सारे जो संगठन हैं, एनजीओस हैं, जिसके अंदर में एडीआर है, अल्टरनेटिव फॉर डेमोक्रेटिक रिफॉर्म्स है, यहां पर इन सब ने एक पिटीशन लगाई हुई है। और सुप्रीम कोर्ट के अंदर में इस पिटीशन के ऊपर में कई बार सुनवाई हो चुकी है, जो मैं आपको बता चुका हूं। यहां पर जो ये सुनवाई है ये कर रही है जस्टिस सूर्यकांत और जस्टिस बाक्षी। यहां पर कल जो बिहार एसआईआर का मुद्दा था इसके ऊपर में दोबारा से सुप्रीम कोर्ट के अंदर में यहां पर सुनवाई हुई, और सुनवाई के अंदर में सुप्रीम कोर्ट ने कुछ ऑर्डर पास किए। यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो आधार कार्ड है उसको एज ए आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो इलेक्शन कमीशन मानेगा। यहां पर उन्होंने कहा कि हमने हमारे प्रीवियस ऑर्डर के अंदर में भी कहा था कि जो आधार है, जो 11 डॉक्यूमेंट जो इलेक्शन कमीशन के द्वारा दिए गए थे उनमें से जो 11 की बजाय अब 12 हो चुका है, और आधार को एज ए आइडेंटिटी प्रूफ जो है वो मानना पड़ेगा, और यहां पर जो बीएलओस हैं वो इसको नकार नहीं सकते। ये बात तो सुप्रीम कोर्ट ने कर दी, लेकिन यहां पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब कहा कि जो आधार है वो सिर्फ एक आइडेंटिटी प्रूफ है, ये कोई भी सिटीजनशिप का प्रूफ नहीं है। अब यहां पर क्या कहना चाहता है सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अगर किसी बीएलओ को ये लगता है कि जो आधार कार्ड उसके सामने लाया जा रहा है और यहां पर कोई भी क्वेश्चन उसको आता है तो वो दोबारा से डिमांड कर सकता है, और वो किसी और डॉक्यूमेंट की यहां पर डिमांड कर सकता है पर्टिकुलर वोटर से। अब ये जो पर्टिकुलर केस है ये 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट इसकी सुनवाई करेगा, और यहां पर इलेक्शन कमीशन की तरफ से बताया गया है कि जो टोटल वोटर्स हैं, जो लगभग 8 करोड़ टोटल वोटर्स हैं, 7 करोड़ और 98 लाख जो वोटर हैं उसके अंदर में से लगभग 99.6 जो 7.24 करोड़ लोग हैं उन्होंने अपने डॉक्यूमेंट्स को यहां पर सबमिट कर दिया है, और जो बिहार एसआईआर की प्रोसेस है वो बिल्कुल सही जा रही है। लेकिन यहां पर सुप्रीम कोर्ट ने अब 15 सितंबर को इसकी सुनवाई करेगी और यह बात सुनिश्चित करेगी कि जो वोटर्स हैं
जो हटाए गए, क्योंकि 65 लाख वोटर जो हैं वो पहले ड्राफ्ट के अंदर में हटाए गए थे और उसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि जो इलेक्शन कमीशन है उसका काम ये है कि हमें यहां पर वोटर को ऐड करना होता है। अगर यहां पर 65 लाख एक बहुत बड़ा नंबर हो जाता है, अगर इतने वोटर्स को हटाया जा रहा है तो यहां पर सुप्रीम कोर्ट इस बात का संज्ञान लेगा। अब 15 सितंबर को इस केस के ऊपर में दोबारा सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट और देखना यह होगा कि जो इलेक्शन कमीशन के जो दावे हैं, वहीं पर जो ऑपोजिशन पार्टीज है वो कह रही हैं कि जो इलेक्शन कमीशन है वो वोट चोरी कर रहा है। जहां पर जो वोट अधिकार यात्रा जो है वो कांग्रेस और आरजेडी का जो अलायंस है वो बिहार के अंदर में कर चुका है। फाइनली अब 15 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट यहां पर क्या फैसला देता है और इलेक्शन कमीशन जिस तरह से यहां पर क्लेम कर रहा है कि लगभग 99.6% अगर वोटर्स ने यहां पर अपने जो डॉक्यूमेंट हैं वो सबमिट कर दिए और जो बिहार एसआईआर है वो बिल्कुल सही ढंग से हुई है, तो अब उसके अंदर में क्या डेवलपमेंट है। वहीं पर एक और डेवलपमेंट है, क्योंकि 1 जनवरी 2026 से जो इलेक्शन कमीशन है वो पैन इंडिया जो एसआईआर है, स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन करने वाला है। और अब जिस तरह से जो आधार कार्ड को आइडेंटिटी प्रूफ के तौर पर सुप्रीम कोर्ट ने यहां पर मान्यता दे दी और सिर्फ आइडेंटिटी प्रूफ माना है, यहां पर सिटीजनशिप प्रूफ नहीं माना है, तो अब जो इलेक्शन कमीशन है वो क्या अपने डॉक्यूमेंट्स के अंदर में आधार को किस लेवल पर रखेगा, यह भी इंपॉर्टेंट रहेगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो ब्रिक्स की वर्चुअल समिट से रिलेटेड है। ब्राजील के राष्ट्रपति लूला डी सिल्वा ने यहां पर ब्रिक्स की एक समिट बुलाई थी और ब्रिक्स की समिट के अंदर में जिस तरह से डोनाल्ड ट्रंप ने पूरे विश्व के ऊपर जिस तरह से रेसिप्रोकल टैरिफ लगाए हैं, यहां पर इस ब्रिक्स की समिट के ऊपर में यहां पर डिस्कशन होने वाला। यहां पर वर्चुअली सबके सब मिले, जहां पर आप देख पा रहे होंगे कि शी जिनपिंग, लूला डी सिल्वा, व्लादिमीर पुतिन और इंडिया का जो प्रतिनिधित्व है वो कर रहे थे हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी। यहां पर हमारे विदेश मंत्री एस जयशंकर जी ने कहा कि जो ट्रेड मेजर्स है वो हमें यहां पर लेने पड़ेंगे। जो ट्रेड प्रैक्टिसेस जिस तरह से यहां पर चल रही हैं, यहां पर एक मूलभूत परिवर्तन करने की जरूरत है। जिस तरह से कुछ साल पहले कोविड आ गया था और कोविड आने के बाद जिस तरह से जो ट्रेड बैलेंस है वो पूरी तरह से खराब हो गया था, उसके बाद रशिया यूक्रेन की जंग और रशिया यूक्रेन जंग की वजह से जो ग्लोबल साउथ है वहां पर जो फर्टिलाइजर्स है, वहां पर एनर्जी जो है वो पूरी तरह से नहीं जा पाई थी। यहां पर हमें एक बैलेंस बनाने की जरूरत है। यहां पर जिस तरह से जो यूएसए है वो प्रेशर टैक्टिक्स लगा रहा है और ट्रेड बैलेंस जो है वर्ल्ड के अंदर में जो होना चाहिए वो नहीं हो पा रहा है, यहां पर उसको कंडेम किया। ब्राजील के राष्ट्रपति, चाइना के राष्ट्रपति शी जिनपिंग और व्लादिमीर पुतिन ने इस सब बातों को यहां पर उन्होंने भी उठाया और ये कहा कि डोनाल्ड ट्रंप ने यहां पर जिस तरह से जो टैरिफ लगाए हैं ये टोटली गलत है और इसकी वजह से जो वर्ल्ड ऑर्डर है वो पूरी तरह से खत्म हो सकता है। यहां पर एक और बात आई जहां पर इंडिया ने जो अपना पॉइंट था वो सिर्फ और सिर्फ ट्रेड से रिलेटेड रखा, क्योंकि यहां पर जो एस जयशंकर जी हैं वो ट्रेड और बिजनेस के ऊपर ही बातचीत करते रहे और यहां पर जो यूएसए ने यहां पर जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं इसको कंडेम किया। और यहां पर जो होलिस्टिक अप्रोच थी, जहां पर उन्होंने कहा कि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स, जहां पर यह कहा जाता है कि हमें इस तरह से डेवलपमेंट करना चाहिए कि जो हमारी अर्थ है वो सिस्टम जो है वो पूरी तरह से चलता रहे। और यहां पर जो वेस्टर्न वर्ल्ड और मेनली जो यूएसए ने जिस तरह से टैरिफ लगाए हैं उसकी वजह से जो ग्लोबल ऑर्डर है वो पूरी तरह से खराब हो गया है और जो ग्लोबल साउथ है उसके ऊपर बहुत ज्यादा इंपैक्ट पड़ रहा है। अब वर्चुअल समिट हुई है और वर्चुअल समिट का क्या इंपैक्ट पड़ता है और डोनाल्ड ट्रंप इस चीज को किस तरह से लेते हैं ये देखने की बात है। वहीं पर एक और डेवलपमेंट हुई है जहां पर यूक्रेन के राष्ट्रपति व्लादिमीर जेलेंस्की ने यहां पर एक बात कही, जहां पर उन्होंने कहा कि जो टैरिफ लग रहे हैं वो बिल्कुल सही है और यहां पर उन्होंने कहा कि रशिया से जो भी ऑयल परचेज करता है, जो भी ट्रेड डील करता है, यहां पर उसके ऊपर ज्यादा से ज्यादा जो प्रेशर है वो लगाना चाहिए। और यहां पर उन्होंने डोनाल्ड ट्रंप की सराहना की। लेकिन यहां पर एक बात व्लादिमीर जेलेंस्की से पूछी जानी चाहिए थी कि यूरोपियन यूनियन जो आपके सपोर्ट के अंदर में है, यूरोपियन यूनियन भी तो रशिया से यहां पर जो नेचुरल गैस को परचेज करता है, क्या आप यूरोपियन यूनियन के ऊपर भी जो टैरिफ है वो लगाना चाहते हैं? चाइना का नाम यहां पर नहीं लिया गया, यहां पर चाइना की भी बात आती है, लेकिन मेन बात यह है कि सिर्फ इंडिया के ऊपर ही तो 25% जो एडिशनल टैरिफ लगे हैं, क्या इंडिया ही जो है वो रशिया यूक्रेन की जंग को फंड कर रहा है? कुछ दोगलापन था, लेकिन ओवरऑल मैं आपको ये बताऊं कि जब ब्रिक्स की समिट हुई है ये ओवरऑल एक स्टेटमेंट है
जहां पर हमें पता लगता है कि जो वर्ल्ड ऑर्डर है वहां पर ब्रिक्स जैसा इंपॉर्टेंट संगठन जो है जिसका इंडिया एक फाउंडेशन मेंबर है, यहां पर ब्रिक्स जैसे नेशन अगर डोनाल्ड ट्रंप की हेजमनी को खत्म करते हैं और आगे आने वाले टाइम में एक प्रॉपर ग्लोबल ऑर्डर बनता है जहां पर जो ब्रिक्स है वो अपने आप में एक सुपर पावर बन जाता है। क्योंकि अगर हम देखें ब्रिक्स के अंदर में ब्राजील है, रशिया है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, इजिप्ट है, इथोपिया है, इसके साथ साथ ईरान है, इतने सारे कंट्रीज हैं। और अगर इतने सारे कंट्रीज मिलकर एक करेंसी बनाते हैं, मिलकर एक इकोनॉमिक पार्टनरशिप करते हैं, तो उसकी वजह से जो वेस्ट की जो हेजमनी है वो पूरी तरह से बिखर जाएगी। क्योंकि अगर हम देखें तो ब्रिक्स की जो कंट्रीज हैं उनकी जो पॉपुलेशन है वो लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन है, और अगर सबकी जीडीपी को मिला लें तो लगभग हाफ ऑफ द वर्ल्ड जीडीपी है। तो यहां पर जो ब्रिक्स है वो एक इंपॉर्टेंट संगठन है। और अगर वेस्ट इसी तरह से अगर इलीगल और जो करप्ट प्रैक्टिसेस का इस्तेमाल करेगा तो उसका इंप्लीकेशन वेस्ट को देखना पड़ सकता है। आपका इस बारे में क्या विचार है आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो इंडिया और इजराइल के बीच में एक नया पैक्ट साइन हुआ। इजराइल के जो फाइनेंस मिनिस्टर हैं वो इंडिया आए हुए थे और यहां पर उन्होंने हमारी जो फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी के साथ एक मीटिंग की है और यहां पर एक बायलैटरल एग्रीमेंट जो है वो हुआ है, जिसके अंदर में अब जो बायलैटरली एक रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट होगी। रेसिप्रोकल इन्वेस्टमेंट क्या होती है कि जो इंडियंस है वो इजराइल के अंदर में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं और जो इजराइल वाले लोग हैं वो इंडिया के अंदर में इन्वेस्टमेंट करेंगे, जिससे एक म्यूचुअल डेवलपमेंट होगा दोनों नेशन का। यहां पर इंपॉर्टेंट बात यह है जो इजराइल है वो इंडिया को अपना एक मित्र देश के तौर पर मानता है और इजराइल कुछ उन चुनिंदा देशों में से है वेस्ट के जो इंडिया के साथ एक बहुत ही स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप रखना चाहता है। यहां पर एक और कंसर्न आता है कि जिस तरह से जो इजराइल गाजा के अंदर में एक मास इवैक्यूएशन कर रहा है, यहां पर इंडिया इजराइल के साथ जो पार्टनरशिप कर रहा है इसका इंपैक्ट क्या पड़ेगा। यहां पर अब जो इन्वेस्टमेंट है इसके अंदर में इंडियंस जो हैं वो इजराइल के अंदर में जाएंगे और इजराइल की जितनी भी जो सेक्टर है उनके अंदर में काम करेंगे, जैसे कि कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, लेबर सेक्टर है। तो यहां पर क्या गाजा की जो रीडेवलपमेंट है उसके अंदर में इंडिया का एक इंपॉर्टेंट रोल रहने वाला है। यहां पर जब हिंदू ने ये स्पेशल आर्टिकल डाला जहां पर उन्होंने कहा कि हमने विदेश मंत्रालय से इससे रिलेटेड सवाल पूछे थे, यहां पर अभी तक विदेश मंत्रालय की तरफ से कोई भी जवाब नहीं आया है, लेकिन ये सवाल जो है ये इंपॉर्टेंट है। क्या इंडिया इजराइल के साथ जिस तरह से रिश्तों को मजबूत कर रहा है, तो क्या फिलिस्तीन के खिलाफ जिस तरह से यहां पर एक्टिविटी चल रही है गाजा के अंदर में, जेरूसलम के अंदर में, क्या इंडिया उनको एक्नॉलेज नहीं करता है? ये एक इंपॉर्टेंट बात है। लेकिन सबसे जरूरी बात यह है कि इकोनॉमिक पार्टनरशिप हुई है और इकोनॉमिक पार्टनरशिप के क्या दूरगामी असर होंगे वो देखने की बात। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो एक इंपॉर्टेंट और बहुत ही अच्छी खबर से है, जहां पर हिमाचल प्रदेश के अंदर में अब फुल्ली लिटरेट स्टेट हो गया। यहां पर हिमाचल प्रदेश गोवा, त्रिपुरा और मिजोरम के बाद चौथा ऐसा स्टेट बना है जहां पर 99.5% से ज्यादा लिटरेसी है, लगभग 100% लिटरेसी भी। यहां पर हमारे एजुकेशन मिनिस्टर धर्मेंद्र प्रधान जी ने कल जो इंटरनेशनल लिटरेसी डे है यहां पर ये बताया कि हिमाचल प्रदेश और लद्दाख के अंदर में लगभग हमने फुल जो लिटरेसी है उसको यहां पर अचीव कर लिया। यहां पर हिमाचल प्रदेश के चीफ मिनिस्टर सुक्खू ने कहा कि ये एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कदम है, जहां पर पहले कभी हिमाचल प्रदेश के अंदर में सिर्फ 7% लिटरेसी थी, अब यहां पर 100% को अचीव करना ये उनकी सरकार की एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अचीवमेंट है। इस बार जो लिटरेसी डे था उसके अंदर की जो थीम थी वो थी प्रमोटिंग लिटरेसी इन द डिजिटल एरा। ये कई बार स्पेसिफिकली पूछ लिया जाता है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान रखिए। जो नेक्स्ट खबर आ रही है वो राजस्थान से है, जहां पर राजस्थान हाई कोर्ट ने अब यहां पर जो सिंगल बेंच का ऑर्डर था जिसने कैंसिल कर दिया था एसआई रिक्रूटमेंट जो हुई थी, अब यहां पर उसके अंदर में रोक लगा दी। यहां पर राजस्थान गवर्नमेंट जो है वो हाईकोर्ट गई थी और जहां पर उन्होंने ये कहा था कि जो इन्वेस्टिगेशन है उसके अंदर में आइडेंटिफाई हो चुके हैं कि जो पेपर लीक हुआ था एसआई भर्ती के अंदर में उसके अंदर में कितने लोग इन्वॉल्व थे, और यहां पर हाईकोर्ट को एक स्क्रूटनाइज वे में यहां पर एक डिसीजन देना चाहिए। पूरी की पूरी भर्ती रद्द करना एक बड़ा कदम हो सकता है। यहां पर डिविजनल बेंच ने ये कहा है कि जो रिक्रूटेड हो चुके हैं, जिनकी ट्रेनिंग हो चुकी है, उनको अब किसी भी तरह की पोस्टिंग नहीं दी जाएगी अनटिल फर्दर नोटिस। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो मैटरनल मोर्टेलिटी रेट एमएमआर से रिलेटेड।
यहां पर एमएमआर का मतलब क्या होता है कि 1 लाख के अंदर में कितनी महिलाएं ऐसी हैं जो बेबी को डिलीवर करते हुए जिनकी मृत्यु हो जाती है। यहां पर एमएमआर का जो आंकड़ा इस बार जारी किया गया है, यहां पर एक बड़ा उछाल हुआ है केरला के अंदर, जहां पर 2020 से लेके 22 के बीच में 1 लाख में से 18 महिलाएं ऐसी थी जो चाइल्ड बर्थ के दौरान जिनकी मृत्यु हो जाती थी। ये बढ़कर अब 30 हो गया है और ये जो इजाफा है 12, ये चिंता का विषय, जहां पर हमारा टारगेट ये है कि जो एमएमआर है वो घटना चाहिए। केरला के अंदर में ये बढ़कर आया है, लेकिन एक चिंता का विषय ये है कि बढ़ने के बावजूद अभी भी केरला जो है वो आंध्र प्रदेश के साथ फर्स्ट स्पॉट के अंदर में है। यहां पर जो हमारी सरकार और हमारे देश के अंदर में जो एमएमआर है उसको हमें घटाना चाहिए, लेकिन घटाने के साथ साथ वो बढ़ना नहीं चाहिए। और यहां पर केरला को यहां पर सवाल पूछे जाने चाहिए कि केरला जो एक बेंचमार्क सेट करता था, जहां पर पिछले जो 2 सालों के अंदर में ये आंकड़ा 18 था, वो 30 क्यों हो गया। यहां पर ओवरऑल हमें हमारी जो हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर है उसके अंदर में इन्वेस्टमेंट करने की जरूरत है। और जब यहां पर केरला के ऑफिशियल से पूछा गया तो उन्होंने कहा कि इस पीरियड के दौरान जो कोविड-19 था, कोविड-19 की वजह से जो केसेस हैं बढ़े हैं और इसी वजह से जो केरला का जो रिकॉर्ड है वो खराब। ओवरऑल अगर हम देखें तो एमएमआर और इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट, यहाँ पर जो बच्चे हैं जो 1 साल से कम उम्र के अंदर में जो मर जाते हैं, यहाँ पर केरला हमेशा एक ब्राइट स्पॉट की तरह से देखा गया है। लेकिन हमें ये चाहिए कि पूरे देश के अंदर में इन आंकड़ों के ऊपर में हम यहाँ पर क्लोज मॉनिटर करें और इन आंकड़ों को कम से कम किया जाए, जहां पर स्टेट और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है वो मिलकर यहाँ पर काम करे। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो जम्मू कश्मीर से है, जहां पर कश्मीर के जो सदर्न रीजन है और सदर्न रीजन के अंदर में जो गुद्दार फॉरेस्ट है, इसके अंदर में कुलाग्राम ऑपरेशन हुआ, जहां पर 2 आतंकी मारे गए हैं और इस ऑपरेशन के दौरान हमारे 2 सिपाही जो हैं वो शहीद हो चुके। यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर में बाढ़ आई हुई है। बाढ़ के दौरान हमारी जो आर्म फोर्सेस हैं, यहाँ पर जो इन्फिल्ट्रेशन हो रहा है इसको रोक रही है और टेररिस्ट के खिलाफ जो एक्टिविटी है वो कर रही है। यहाँ पर इंडियन आर्मी का जो डेडिकेशन है वो दिखाई देता है वहां पर। वहीं जम्मू के अंदर में एक जो पाकिस्तानी जो इंट्रूडर है वो बीएसएफ के द्वारा यहाँ पर पकड़ा गया है। अब यहाँ पर देखना ये होगा ऑपरेशन सिंदूर के दौरान जिस तरह से ऑपरेशन महादेव हुआ था और उसके बाद अब छोटे छोटे जो ऑपरेशन है वो जम्मू कश्मीर के अंदर में हो रहे हैं। अब यहाँ पर एक तरफ बाढ़ है और बाढ़ को मैनेज करने के लिए भी हमारी इंडियन आर्मी लगी हुई है। ओवरऑल जो हमारी आर्मी है उसको हमें सैल्यूट करना चाहिए और उसकी डेडिकेशन को यहाँ पर सराहना करनी चाहिए। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो भी जम्मू कश्मीर से है, जहां पर जम्मू कश्मीर के अंदर में जो आम आदमी पार्टी के जो एमएलए हैं महराज मलिक, उनको यहां पर अरेस्ट कर लिया गया है और अरेस्ट किया गया है पीएसए के अंदर में, पब्लिक सिक्योरिटी एक्ट के अंदर में। एक सिटिंग एमएलए को यहां पर अरेस्ट करने के अंदर में जो चीफ मिनिस्टर उमर अब्दुल्ला हैं, उन्होंने यहां पर इस बात को कंडेम किया है। अब तक ये देखना ये होगा कि एक तरफ जो पॉलिटिकल पार्टीज हैं वो इस अरेस्ट को कंडेम कर रही हैं। जम्मू कश्मीर जो है वो एक यूनियन टेरिटरी है और यहाँ पर एक ऑपोजिशन पार्टी के जो एमएलए हैं उनको यहाँ पर सिटिंग एमएलए को अरेस्ट करना और पीएसए के अंदर में यहाँ पर कुछ सवाल उठाता है। और देखना ये है कि अब जो कार्रवाई हो रही है वो क्यों हो रही है, कैसे हो रही है, जो भी डेवलपमेंट होगी वो आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो उत्तर प्रदेश से आई है, जहां पर अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक, यहाँ पर उनका कन्विक्शन हो गया था और कन्विक्शन होने के बाद इलाहाबाद हाईकोर्ट ने जो उनका कन्विक्शन है उसके ऊपर रोक लगा दी गई थी। अब अब्बास अंसारी जो मऊ से विधायक है और मुख्तार अंसारी के बेटे हैं, अब उनकी जो सदस्यता है वो दोबारा से रिज्यूम हो गई है क्योंकि हाईकोर्ट के ऑर्डर के बाद। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो हरियाणा से है, जहां पर हरियाणा के अंदर में जो सीबीआई है उसने यहाँ पर जो केस है वो रजिस्टर कर लिया है। 19 साल की एक प्ले स्कूल की जो टीचर है उसकी हत्या कर दी गई थी अगस्त के महीने में और उसके बाद प्रोटेस्ट देखा गया था। और यहाँ पर जो महिला है उसके जो परिवारजन है वो चाह रहे थे कि यहाँ पर सीबीआई की जांच होनी चाहिए। यहाँ पर सीबीआई ने केस को टेक ओवर कर लिया है और जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली गई। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो मेहुल चोकसी जो एक डायमंड कारोबारी था,
और 13,000 करोड़ का जो पंजाब नेशनल बैंक के अंदर में जो फ्रॉड करके गया हुआ था, जो बेल्जियम के अंदर में अरेस्ट कर लिया गया था, अब उसके पदार्पण की जो कार्रवाई है वो शुरू कर दी गई है। यहां पर इंडिया ने जो बेल्जियम है उसके अंदर उसको एक लेटर भेजा था, जहां पर उन्होंने कहा था कि एक फिजिटिव है, इसको इंडिया के अंदर में डिपोर्ट कर देना चाहिए। यहां पर अब बेल्जियम के जो ऑफिशियल्स हैं वो इंडिया की विजिट कर रहे हैं, जहां पर तिहाड़ जेल के अंदर में वो प्रॉपर विजिट करेंगे और ये सुनिश्चित करेंगे कि मेहुल चोकसी जब यहां पर आएगा, आने के बाद उसको प्रॉपर हाइजीनिक कंडीशन मिलेंगी या नहीं मिलेंगी। इससे पहले जो नीरव मोदी और जो विजय माल्या है, उनके केसेस के अंदर में भी जो लंदन पुलिस है वो यहाँ पर तिहाड़ जेल के अंदर में आई थी और यहाँ पर इन्वेस्टिगेशन करके गई है कि वो जब डिपोर्ट होंगे तो उनको प्रॉपर सैनिटेशन मिलेगा या नहीं मिलेगा। तो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो कर्नाटका के अंदर में है, जहां पर जो मजदूर है वहां पर अब जो गणेश चतुर्थी के अंदर में जो विसर्जन के दौरान जिस तरह से जो हिंसा हुई थी, उसकी वजह से धारा 144 जो है यहाँ पर लगा दी गई। वहीं पर कर्नाटका के जो होम मिनिस्टर है उन्होंने कहा है कि अब कंडीशन जो है यहाँ पर अब कंट्रोल में है और यहाँ पर जो बीजेपी और जो जेडीएस है वो यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रही है कि जिस तरह से जो कर्नाटका सरकार, जो सिद्धरामैया की सरकार चल रही है, वहां पर जो हिंदूज हैं उनके जो फेस्टिवल हैं यहाँ पर जिस तरह से ये घटना घटी है, टोटली कंडेमेबल। जो लास्ट खबर आ रही है हमारी, वो बिहार के पूर्व चीफ मिनिस्टर, हमारे सेंटर के रेलवे मिनिस्टर और आरजेडी के जो चीफ है लालू प्रसाद यादव, उन्होंने यहाँ पर एक पिटीशन डाली है दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में, जहां पर उन्होंने कहा कि जो उनके खिलाफ एक केस चल रहा है जहां पर जो लैंड फॉर जॉब स्कैम है उसकी जो कार्रवाई है उसके ऊपर रोक लगा दी जाए। यहाँ पर उससे पहले राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर में भी यहाँ पर उन्होंने पिटीशन लगाई थी, जहां पर उन्होंने कहा कि जब वो रेलवे मिनिस्टर थे तो यहाँ पर उनके ऊपर ये केसेस हैं कि वो रेलवे मिनिस्टर रहते हुए उन्होंने लोगों को यहाँ पर जॉब दी और उनकी जमीनें हथिया ली थी। अब यहाँ पर दिल्ली हाईकोर्ट के अंदर में गए हैं और अब देखना यह है कि एक तरफ राउस एवेन्यू कोर्ट के अंदर में उनके खिलाफ जो कार्रवाई है वो चल रही है और जो दिल्ली हाईकोर्ट क्या उसके ऊपर में कोई रोक लगाएगी। जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी, वो हमारे पड़ोसी देश नेपाल से। नेपाल में जो केपी शर्मा ओली की सरकार है, उन्होंने यहाँ पर जो सोशल मीडिया एप्स हैं, लगभग 26 सोशल मीडिया एप्स जो है उनको यहाँ पर बैन कर दिया था नेपाल के अंदर। यहाँ पर केपी शर्मा ओली की सरकार का कहना ये था कि जिस तरह से सुप्रीम कोर्ट का एक ऑर्डर आया था जहां पर ये कहा गया था कि जो जितने भी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म हैं उनको यहाँ पर अपना एक ऑफिस खोलना पड़ेगा और जो ग्रीवेंस ऑफिसर है यहाँ पर डालना पड़ेगा। इसके बाद अब जो केपी शर्मा ओली का एक फैसला था, इसके खिलाफ जो जजेस हैं वो यहाँ पर आ गए और पूरे नेपाल के अंदर में काठमांडू राजधानी समेत यहाँ पर प्रोटेस्ट किया गया। प्रोटेस्ट इतना भयानक था जहां पर 19 लोग जो है वो मारे गए हैं और जो केपी शर्मा ओली की सरकार में जो होम मिनिस्टर हैं उन्होंने त्यागपत्र दे दिया है। और इसी प्रोटेस्ट के चलते जो केपी शर्मा ओली है उन्होंने फाइनली जो सोशल मीडिया जो साइट्स थी जिनके ऊपर बैन लगा दिया गया था, अभी जो बैन है उसको रिवोक कर दिया गया। अब देखना यह है कि क्या नेपाल, श्रीलंका, बांग्लादेश की तरह जहां पर अलग अलग जो रिवोल्ट हुए थे और सरकारों को बदल दिया गया था, श्रीलंका के अंदर में राजपक्षा परिवार हटा दिया गया था, बांग्लादेश के अंदर में शेख हसीना को यहां पर भेज दिया गया था, अब वो इंडिया के अंदर में एक्सट्रेडिशन के थ्रू। अब सबसे इंपॉर्टेंट बात यह है कि देखना पड़ेगा कि हमारे पड़ोसी देश श्रीलंका के अंदर में जो प्रोटेस्ट हुआ था, जो सोशल मीडिया से ही शुरू हुआ था, जहां पर जो राजपक्षा परिवार है उनको सत्ता से हाथ धोना पड़ा था। उसके बाद बांग्लादेश के अंदर में ही ऐसा प्रोटेस्ट हुआ था पिछले साल जहां पर शेख हसीना को उनके पद से हटा दिया गया था और अब नेपाल के अंदर में जो जेंजीज हैं यहाँ पर प्रोटेस्ट कर रहे हैं। क्या केपी शर्मा ओली की जो सरकार है वो हटने वाली है? इससे रिलेटेड जो भी डेवलपमेंट होगी वो हम आपके लिए आएंगे। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है हमारी वो इजराइल से आई, जहां पर जेरूसलम के अंदर में 6 लोगों की हत्या कर दी गई है और यहाँ पर जो इजरायली फोर्सेस हैं उन्होंने कहा कि यहाँ पर एक टेररिस्ट अटैक हुआ है। कल प्राइम मिनिस्टर नेतन्याहू जो है वो यहाँ पर आए और उन्होंने इस बात को कंडेम किया। इसके साथ साथ जो पीएलओ के चीफ है अब्बास, उन्होंने भी इस बात को कंडेम किया। वहीं पर जो हमास जो गाजा के अंदर में सरकार चलाता है, उन्होंने इस बात का समर्थन करते हुए कहा कि जिस तरह से यहाँ पर जो अटैक हुआ है ये दिखाता है कि जो फिलिस्तीनी लोग हैं वो इजराइल के खिलाफ यहाँ पर कार्रवाई करते रहे। इस तरह की कार्रवाई जो है वो कंडेमेबल है। गाजा के अंदर में जिस तरह से अब जो हालात हो गए
उसके पीछे हमास ही जिम्मेवार है। जहां पर 7 अक्टूबर 2023 को जिस तरह से हमास ने इजराइल के ऊपर हमला किया था, आतंकी हमला किया था और हॉस्टेजेस को लेके गया था, अब देखिए लगभग 2 साल होने को आए हैं और गाजा सिटी के अंदर में अब इजराइल का पूरी तरह से कब्जा हो गया। तो नेक्स्ट खबर है वो भी गाजा सिटी से रिलेटेड है, जहां पर अब नेतन्याहू ने जो गाजा सिटी के अंदर में जितने भी जो रेजिडेंट्स हैं उन सबसे ये कहा है कि आप गाजा को छोड़ दीजिए, क्योंकि अभी कल जो स्ट्राइक हुई है उसके अंदर में 25 लोग मारे गए। हमास की एक एक्टिविटी की वजह से जो गाजा के अंदर में जो 10 मिलियन लोग जो यहां पर रहते थे उन सब की जो हालत है वो इस तरह से हो चुकी है कि भुखमरी के शिकार हो चुकी है। 65,000 से ज्यादा लोग जो है वो मारे जा चुके हैं और यहां पर अभी भी हमास जो अटैक होता है इसको प्रेज कर रहा है। किस तरह की मानसिकता है हमास की। और यहां पर इजराइल के ऊपर भी सवाल उठाए जाने चाहिए कि 7 अक्टूबर को आपके ऊपर में हमला हुआ था, लेकिन हमले के लिए क्या 1 मिलियन लोग जो 10 लाख लोग हैं वो जिम्मेवार थे। अब गाजा के ऊपर में आपने जिस तरह से पूरा हमला करके गाजा को तबाह कर दिया है, क्या यहां पर जो गाजा है, गाजा के लोग हैं, क्या इसके लिए जिम्मेवार है? आपका इस बारे में क्या कमेंट है, आप हमें कमेंट करके बताइएगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट न्यूज की तरफ। जो नेक्स्ट न्यूज है वो यूरोपियन यूनियन से। जो नेक्स्ट खबर आ रही है हमारी वो यूरोपियन यूनियन से। यूरोपियन यूनियन के अंदर में दो सबसे इंपॉर्टेंट जो कंट्रीज हैं, जो सबसे बड़ी पावर है यूरोपियन यूनियन की, एक है जर्मनी और दूसरी है फ्रांस। फ्रांस के अंदर में जो पॉलिटिकल सिनेरियो है वो बहुत ज्यादा खराब हो गया है, जहां पर अब आज फ्रांस के अंदर में जो नो कॉन्फिडेंस में लाया जाने वाला है प्राइम मिनिस्टर फ्रांसिस ब्रकवा के खिलाफ। यहां पर सबसे इंपॉर्टेंट बात यह आती है कि पिछले 2 साल के अंदर में 5 प्राइम मिनिस्टर जो हैं वो यहां पर आ चुके हैं और अब देखना यह होगा कि इमैनुअल मैक्रों जो राष्ट्रपति हैं फ्रांस के, वो यहां पर क्या करते हैं। फ्रांस जैसी जो इंपॉर्टेंट पार्टनर है ईयू के अंदर में, अगर वहां पर पॉलिटिकल इंस्टेबिलिटी है, उसकी वजह से जो पूरी ईयू है उसकी स्टेबिलिटी के ऊपर में सवाल उठाए जा सकते हैं। अब देखना यह होगा कि क्या डेवलपमेंट होती है। That's all for today. Thank you very much and please subscribe to Anurag Khele YouTube channel. Thank you.